देखो, तो कल सीखा है हमने एंथैल्पी और हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सीख लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो अगर हम बात करें कितने टाइप के थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, तो आपको समझाया था कि थर्मोडायनामिक्स में क्या करना है। एक किसी सिस्टम को उसके पहले इक्विलिब्रियम स्टेज से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेज पे ले जाना है, और ऐसा करते समय बहुत सारे पैरामीटर को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, प्रेशर कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, या हो सकता है ट्रांसफर करते समय आप क्या कर दो, हीट ट्रांसफर 0 कर दो, तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट करते हो, प्रेशर कांस्टेंट करते हो, तो उस थर्मोडायनामिक प्रोसेस का कोई एक स्पेसिफिक नाम हो जाता है। जैसे मान लो अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा ड्यूरिंग द चेंज, तो उस प्रोसेस को क्या नाम बोलेंगे हम, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम होता है, थर्मल शब्द टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आइसोबैरिक में जो बार शब्द है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज। अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट करा तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या नाम देंगे बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस, और इसमें वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या अगर आपने सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में चेंज करते समय हीट ट्रांसफर 0 रखा, ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हुआ और ना ही कोई हीट रिलीज हुआ, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एडियाबेटिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, जहां पे जो हीट ट्रांसफर है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो क्यू है वो 0 होगा। इसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, लेकिन अपने अगर मैं एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये 4 प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जितने भी आपने 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपने देखे, ये 2 तरीकों से प्रोसीड हो सकते हैं। जब आपने सिस्टम को चेंज किया फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनदर इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो नो डाउट प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस तो बोलेंगे, लेकिन 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो रिवर्सिबल तरीके से हो सकता है या फिर इरिवर्सिबल तरीके से। मतलब ऑल द अबव मेंशन्ड प्रोसेसेस कैन टेक्स प्लेस इनटू 2 वेज। पहला किस तरीके से होगा, ये सारे के सारे प्रोसेस किस तरीके से हो सकते हैं बेटा, या तो इरिवर्सिबल तरीके से हो सकते हैं या तो रिवर्सिबल तरीके से हो सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस। और अपने केमिस्ट्री में इसलिए वर्क डन कैलकुलेशन थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। आप ऐसे कोई एक फॉर्मूले के बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि हमेशा ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। आपको वहां पता करना होता है कि ये इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। तो अगर सिंपल भाषा में बात करूं, इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर क्या है। तो अगर आपने किसी प्रोसेस को ए से बी चेंज किया, किसी सिस्टम को ए से बी चेंज किया, और आप वापस बी से ए ला रहे हो बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और हर एक स्टेप पे अगर प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है या नेग्लिजिबल चेंज है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर किसी प्रोसेस के डायरेक्शन को रिवर्स किया और प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और नो डाउट ऐसा करना बिना एक्सटर्नल सोर्स के संभव नहीं है। लेकिन जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सब यूनिडायरेक्शनल होते हैं। एक बार चले गए तो वापस जब आप उसको ले आओगे, तो हर पॉइंट पे जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम नहीं होंगे। जैसे जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सभी के सभी क्या हैं, इरिवर्सिबल। एक्सपेंशन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस, वाटरफॉल। वाटरफॉल देखो हमेशा ऊपर से नीचे आता है, क्या नीचे से ऊपर जा सकता है, नहीं, अपने आप नहीं जाएगा। या जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, वो तुरंत ही फास्ट रिएक्शन के थ्रू होते हैं और जल्दी जल्दी होते हैं। तो इन शॉर्ट, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को अगर हमें एक लाइन में समझना हो तो रिवर्सिबल एक ऐसा आइडियल प्रोसेस है, रिवर्सिबल एक ऐसा आइडियल प्रोसेस है जो बिल्कुल स्लो स्पीड में होता है और हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं होता है। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो रियल प्रोसेस है और वहां यूनिडायरेक्शनल होता है, और जैसे ही आप उसके डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अपने वर्क डन कैलकुलेशन में किस तरीके से काम करेगा, ध्यान सुनना। जैसे मान लो अपने एक पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये अपना सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भरा गया है और यहां पे आपने पिस्टन के थ्रू
पी एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, पी एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ध्यान दीजिएगा। तो पी एक्सटर्नल जो फोर्स आप लगा रहे हो वो गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्सर्ट करेगा और इस वजह से कुछ ना कुछ क्या होगा, या तो कॉम्प्रेशन होगा या तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं कि जो पी एक्सटर्नल है वो कितना होगा, तो जो पी एक्सटर्नल है वो प्रेशर ऑफ गैस प्लस माइनस डीपी के कुछ बराबर होगा, प्लस माइनस डीपी के कुछ बराबर होगा। देखो इधर से क्या लग रहा है, पी एक्सटर्नल, यहां से क्या लग रहा है, पी गैस। अब अगर पी गैस प्लस डीपी हो गया, पी गैस प्लस डीपी हो गया तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेंशन। और अगर पी गैस माइनस डीपी हो गया तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, सीधे कॉम्प्रेशन। और अगर ये बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है, एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन बहुत स्लो हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो डीपी टर्म है वो क्या है, नेग्लेजिबल है, जीरो है। और स्लो किस में होता है बेटा, रिवर्सिबल में। स्लो किस में होता है, रिवर्सिबल में। तभी मैंने समझाया कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो पूरा रियल होता है और जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं या जितने भी नेचुरल रिएक्शन हैं वो सभी के सभी इरिवर्सिबल तरीके से होते हैं। जैसे खासकर AgNO3 प्लस NaCl अगर मैं डालूं तो तुरंत ही AgCl का व्हाइट पीपीटी मिलेगा और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, फास्ट रिएक्शन है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको टेम्परेचर प्रेशर का बहुत प्रिसाइजली ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लो कि आपने लिक्विड को वेपराइज किया, वाटर को वेपराइज किया H2O गैस पे, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय कहां पर होना स्टार्ट करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और प्रेशर कितना लेना होता है, 1 atm, क्लोज कंटेनर। और इस कंडीशन पे ही ये क्लोज टू रिवर्सिबल होगा, परफेक्टली रिवर्सिबल हो जरूरी नहीं है और बहुत स्लो स्टेप में ये हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हम बना ही नहीं सकते, क्लोज टू आइडियलिटी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। कि जिस रेट से H2O लिक्विड कहां जाएगा, H2O गैस में, उसी रेट से H2O गैस कहां जाएगा, H2O लिक्विड में। और तभी संभव है जब टेम्परेचर कितना हो, 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना हो, 1 atm और एक क्लोज कंटेनर हो, तो ये हो सकता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं। लेकिन अगर मैं अपने थर्मोडायनामिक्स की बात करूं तो देखो मैंने क्या समझाया कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ऊपर से हमने पी एक्सटर्नल लगाया और नीचे से क्या लग रहा है, पी गैस। तो ये पी गैस में प्लस माइनस कुछ डीपी होगा। अब जैसे ही पी गैस में प्लस डीपी हुआ तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेंशन। और अगर माइनस डीपी हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन। और अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, बहुत स्लो स्टेप में होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जो पी गैस है वो क्या हो जाएगा, सॉरी डीपी जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट पी गैस, डीपी क्या हो जाएगा, जीरो। पी गैस नहीं, जो डीपी है, जो स्मॉल चेंज है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ये डीपी जीरो हो गया तो पी एक्सटर्नल को आप साफ साफ क्या लिख सकते हो, पी गैस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पी गैस। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या हम डीपी को जीरो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मतलब पी एक्सटर्नल को साफ साफ हमें पी एक्सटर्नल ही लिखना पड़ेगा, पी गैस के बराबर नहीं लिख सकते। क्वेश्चन है, अब मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं वर्क डन को आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओ कि अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन निकाल रहे हैं तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बेटा, माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। इस पी एक्सटर्नल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी गैस इंटू डीवी। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर की जगह हमें सिर्फ अगर गैस का प्रेशर दिया है तो भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमें वर्क डन निकालना जो पड़ेगा वो कितना होगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। और यूजुअली जो पी एक्सटर्नल है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। यूजुअली कैसा होता है, कांस्टेंट, क्योंकि हम पी एक्सटर्नल का वो नाम देते हैं कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। क्या नाम देते हैं, बोलो, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये एक कीवर्ड भी हुआ कि अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है तो प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल। और उस समय आप पी एक्सटर्नल को बाहर निकालोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो बोलो, अगर गैस का प्रेशर दिया है आपको वर्क डन निकालना है तो सिर्फ कौन सा वर्क डन निकलेगा, रिवर्सिबल। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो कैसे निकालना पड़ेगा वर्क डन, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। मतलब पी एक्सटर्नल से ही निकालोगे। और कैसे तरीका है, क्या पहचानने का तरीका है कि एक्स्ट्रा इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की मदद से अगर एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन किया गया है तो हम निकाल सकते हैं। अब यहां एक बड़ा माइन्यूट सा क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, जो यहां पे अभी मैं समझाने जा रहा हूं आपको।
फिर से अगर मैं आपको तुरंत ये समरी बताऊं तो मैंने बोला आज हम सीखने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस कितने टाइप का होता है और उसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। अब जितने भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं दो तरीकों से प्रोसीड होते हैं, या तो इरिवर्सिबल मैनर में या रिवर्सिबल मैनर में। इरिवर्सिबल मैनर का मतलब क्या हुआ, यूनिडायरेक्शनल होगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू ही वो कंप्रेशन एक्सपेंशन करेंगे और वो रियल प्रोसेस होते हैं, उसका वर्क डन निकालोगे तो इससे आएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडियल, वो स्लो स्टेप में होते हैं, इसीलिए जो वर्क डन होगा इसमें डीपी को इग्नोर करते हुए मैं माइनस पी गैस इंटू डीवी भी लिख सकता हूं, मतलब प्रेशर ऑफ गैस से भी निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक एक्सपेंशन प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है बेटा, एक्सपेंशन प्रोसेस है, और रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है और इरिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है, तो क्वेश्चन है ज्यादा कौन है, रिवर्सिबल वर्क डन या इरिवर्सिबल वर्क डन। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा है तो क्या नाम दोगे, रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होगा। अब सुनो कैसे, मतलब अगर किसी गैस को मैंने एक्सपेंशन किया, रिवर्सिबल ज्यादा होगा, नॉट इरिवर्सिबल। अगर किसी गैस को मैंने एक्सपेंशन किया दो तरीकों से, एक एक्सपेंशन है रिवर्सिबल से और एक्सपेंशन है इरिवर्सिबल से, तो क्वेश्चन है कि वर्क डन ज्यादा किस में होगा, तो वर्क डन ज्यादा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में थोड़ा कम होगा। एक्सपेंशन हुआ तो कैसे, तो समझो इसको नॉर्मल से भाषा में, यहां से कितना प्रेशर लग रहा है, पी एक्सटर्नल, और यहां से प्रेशर कितना लग रहा है, पी गैस। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर एक्सपेंशन हुआ तो जो पी गैस प्लस डीपी ज्यादा हो जाएगा, पी गैस प्लस डीपी ज्यादा हो जाएगा, और कौन कम हो जाएगा, पी एक्सटर्नल। और अगर पी एक्सटर्नल कम है तो यहां से जो आपने वर्क डन कैलकुलेट करा है वो भी क्या आएगा, कम आएगा। और यहां पे आपने क्या यूज किया है, पी गैस, कॉमन सेंस है, ऐसा समझो, पी गैस यहां लग रहा है, पी एक्सटर्नल यहां लग रहा है। एक्सपेंशन करने के लिए पी एक्सटर्नल ज्यादा होना चाहिए कि पी गैस ज्यादा होना चाहिए, पी एक्सटर्नल ज्यादा होना चाहिए। सही बात है, सही बात है, नहीं, अगर एक्सपेंशन करो तो क्या होना चाहिए, पी गैस, कॉम्प्रेशन करो तो क्या होगा, पी एक्सटर्नल। तो अगर पी गैस ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो पी गैस से वर्क डन निकाल रहे वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और पी गैस से वर्क डन कौन है, रिवर्सिबल। क्यों मैंने मॉड लगाया है, क्योंकि साइन से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, साइन यहां पे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों ही प्रोसेस एक्सपेंशन है। और अगर मैंने पूछा कि बताओ कॉम्प्रेशन हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, और आपसे पूछा जाए रिवर्सिबल वर्क डन और इरिवर्सिबल वर्क डन में ज्यादा कौन होगा, तो उस कंडीशन में इरिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा हो जाएगा। कैसे, तो यहां से कितना लग रहा है, पी गैस, यहां से कितना लग रहा है, पी एक्सटर्नल, कॉम्प्रेशन के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए, पी एक्सटर्नल। तो पी एक्सटर्नल से जो वर्क डन निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो दो पॉइंट है वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो अब आते हैं अपने जो लिस्टेड थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं उसमें कैसे कैसे हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कौन सा प्रोसेस है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। और क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें की पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर आपसे कोई पूछे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है तो क्या बोलोगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट, मतलब चेंज इन टेम्परेचर dt या डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान दीजिएगा, अगर डेल्टा टी जीरो है तो हमने पढ़ा है कि फॉर आइडियल गैस या फॉर गैसियस सिस्टम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। किसी भी गैस का जो मोल है वो कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन से चेंज नहीं होता है। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट फिक्स ही रहता है, और आपने टेम्परेचर भी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर भी क्या कर दिया, कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम पीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, या P1 V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P2 V2, लेकिन कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसी PV इक्वल टू कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। क्लियर। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 जो हम इक्वेशन लगाते हो ऐसा नहीं कि कभी लगा सकते हैं, वो कब लगाओगे जब प्रोसेस कैसा हो, आइसोथर्मल। तो पहला पॉइंट हो गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और ये अप्लाई कर सकते हो। सेकंड हम हमेशा सीखेंगे पीवी कर्व। क्या सीखेंगे, पीवी कर्व। तो अगर हमें पीवी कर्व बनाना है तो देख सकते हो यहाँ P है, यहाँ V है। अगर हमें पीवी कर्व बनाना तो इक्वेशन क्या है अपने पास भाई, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर y इंटू एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होता तो ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मान लो हमने तीन टेम्परेचर पे T1 T2 और T3
दिस इज फॉर T3, दिस इज फॉर T2 एंड दिस इज फॉर T1। हमने 3 टेम्परेचर पे ये आइसोथर्मल कर्व ड्रॉ किया। इन सबको आइसोथर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। अगर हमने आइसोथर्मल कर्व ड्रॉ किया तो क्या लगता है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? तो इसको समझने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस कांस्टेंट लाइन पे क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। और नीचे से ऊपर जाने पे क्या बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। कॉमन एग्जांपल समझाया था, अगर अपने हाथ को हम रब करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होता है? बढ़ जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाने में प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इस कर्व में ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा T3, देन T2, देन T1। तो जब भी कोई प्रोसेस डिस्कस करोगे सबसे पहला जो टर्म आएगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट आएगा कि इसमें क्या कांस्टेंट है या क्या स्पेसिफिक कंडीशन है। दूसरा हम हमेशा क्या ड्रॉ करेंगे? पीवी कर्व। तीसरे पे हमें जो सी में करना है वो है वर्क डन कैलकुलेशन। क्या है? वर्क डन कैलकुलेशन। और वर्क डन में भी 2 टाइप का वर्क डन निकालने वाले हैं हम। पहला है रिवर्सिबल वर्क डन, दूसरा है इरिवर्सिबल वर्क डन। और अभी हमने सीखा इरिवर्सिबल वर्क डन तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। कितना आएगा? माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ये हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, चाहे आइसोबेरिक प्रोसेस हो, चाहे एडियाबेटिक प्रोसेस हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर हमें रिवर्सिबल वर्क डन निकालना है, देखो यहां पे मैं समझाता हूं, अगर रिवर्सिबल वर्क डन निकालना है तो हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रल P गैस इंटू dV। और एक्सपेंशन मान लो या कॉम्प्रेशन मान लो, जो वॉल्यूम चेंज है वो V1 से V2 हुआ है। अब अगर गैस का प्रेशर हमें निकालना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी गैस के लिए पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा? एनआरटी। और अगर मैं प्रेशर की वैल्यू यहां रखूं तो क्या लिख सकता हूं? एनआरटी बाई वी इंटू डीवी। मोल कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं, आर कांस्टेंट ही है। और आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा? डीवी अपॉन वी, फ्रॉम V1 टू V2। और हमने सीखा है कि dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। तो dv अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln v। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस nRT अपर लिमिट ln v2 माइनस लोअर लिमिट ln v1। और ln y माइनस ln x कितना होगा? ln y बाय x। तो सीधा सीधा जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो कितना आ गया? माइनस nRT ln v2 बाई v1। लेकिन यूजुअली हमें ln की वैल्यू पता नहीं होता है, लॉग की वैल्यू पता होता है, तो क्या लिख सकते हैं? बोलो, माइनस 2.303 nRT log v2 अपॉन v1। और v2 अपॉन v1 को हम इस इक्वेशन क्या क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो v2 बाई v1 को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? p1 बाई p2 से। तो अनदर इक्वेशन इज माइनस 2.303 nRT log p1 अपॉन p2। ये समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी मैं शब्द यूज करूंगा आइसोथर्मल, दिमाग में ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों ये हिट करता है कि आइसोथर्मल का वर्क डन निकालो, हमें सिर्फ यही याद आता है माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1 या P1 बाई P2, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू चेक कि प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला तभी लगाना जब लिखा हो कि द गैस इज एक्सपेंडेड और कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, या एटलीस्ट इरिवर्सिबल तो ना हो। इरिवर्सिबल पहचानने का कीवर्ड क्या है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर वो मेंशन नहीं है तो भले आप रिवर्सिबल मान के करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही करोगे। तो हमेशा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। कब लगाना है? जब प्रोसेस कैसा हो? रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद जो बाकी के हीट या इंटरनल एनर्जी निकालना होता है, क्या निकालना होता है? हीट या इंटरनल एनर्जी। तो हम सबको पता है टेम्परेचर क्या है बेटा? कांस्टेंट। और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, डेल्टा यू बराबर 0 हो जाएगा। और अगर डेल्टा यू 0 हुआ तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो यहां अगर ये 0 हुआ तो जो क्यू है, जो अपना हीट है, वो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ वर्क डन। कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ वर्क डन। तो इस तरीके से आप वर्क भी या हीट भी निकाल सकते हो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। ये कांस्टेंट होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं। कर्व विल बी आइसोथर्मल या आइसोथर्म कर्व होगा जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। और ये वर्क डन के 2 फॉर्मूले हैं, जो रिवर्सिबल होगा और इरिवर्सिबल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल के बाद इसके बाद क्वेश्चन भी हम 2-4 कर लेंगे, आगे लग जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम आइसोबैरिक प्रोसेस पे।
तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है आइसोबैरिक प्रोसेस, क्या कांस्टेंट लिखेगा? प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो पहला टर्म आएगा प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डीपी चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। और इस हिसाब से अगर मैं पीवी कर्व ड्रॉ करूं, पीवी कर्व और प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट कर्व ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग कंप्रेशन एक्सपेंशन है। अगर एक्सपेंशन है तो ये एरो ऐसा दिखाओगे। अगर हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन, तो दो वर्क डन निकाल सकते हैं, या तो क्या होगा रिवर्सिबल वर्क डन, या तो क्या निकाल सकते हो इरिवर्सिबल वर्क डन। अगर रिवर्सिबल वर्क डन निकालोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? माइनस इंटीग्रल पी गैस इंटू डीवी। और क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां प्रेशर क्या निकाल सकते हो बाहर, तो सीधा फॉर्मूला क्या हो गया? पी गैस इंटू V2 माइनस V1। और यहां क्या लिख सकते हो, ये तो हमेशा ही सेम है, पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। क्लियर? इस कंडीशन पे जो हीट होगा, इस कंडीशन पे जो हीट होगा उसको हम क्या नाम देंगे? बोलो, एंथैल्पी। याद करो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। और एंथैल्पी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास बहुत सारा है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, है कि नहीं? या डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये कब लगाओगे? जब वॉल्यूम का चेंज दिया हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। ये कब लगाओगे? जब रिएक्शन नहीं दिया हो, टेम्परेचर का चेंज हो। और ये कब लगाओगे डेल्टा एनजीआरटी? जब रिएक्शन दिया। ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में बेटा सबसे पहला तो वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। तो चेंज इन वॉल्यूम डीवी या डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 0। तो अगर आप पीवी कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर आप पीवी कर्व ड्रॉ करोगे तो सिंपली यहाँ पे ये पी है और ये वॉल्यूम वी है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और इस कंडीशन पे अगर आप वर्क डन निकालना चाहें तो क्योंकि डीवी ही 0 है, तो चाहे रिवर्सिबल वर्क डन निकालो या इरिवर्सिबल वर्क डन निकालो, सीधा सीधा क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अब वर्क डन 0 हो गया और तुम्हें हीट निकालना है। क्या निकालना है? हीट। क्यों निकालना है? ध्यान सुनना, यहां पे मैं कुछ टर्म सिखाने जा रहा हूं। अगर आप हीट निकालने जा रहे हो, यहां एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको देखने को मिलेगा। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या नाम दिया था मैंने? इंटरनल एनर्जी। और यहां से प्रूव हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है बेटा? Q प्लस डब्ल्यू। अब वर्क डन क्या है? 0। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? बोलो, डेल्टा यू। तो देख सकते हो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और इसको निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, NCV डेल्टा टी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो और हमें हीट निकालना, क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला? NCV डेल्टा टी। CV क्या था? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? अब जो यहां एक लाइन है वो लिखो, जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं तुम वेरीफाई करो सही है कि नहीं। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस हीट इज अ स्टेट फंक्शन। वैसे तो हीट और पाथ कौन सा फंक्शन होता है? हीट और वर्क डन कौन सा फंक्शन थे? पाथ फंक्शन। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो हीट है वो कौन सा फंक्शन हो सकता है? स्टेट फंक्शन। तो ये लाइन गलत होगा कि सही होगा? सही होगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि फॉर एनी प्रोसेस हीट इज ऑलवेज अ पाथ फंक्शन। हाँ, नो डाउट हीट इज अ पाथ फंक्शन, दिस इज परफेक्टली एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कि हाँ बिल्कुल सही है। पाथ फंक्शन, हीट इज अ पाथ फंक्शन, ये बिल्कुल सही है। वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, बिल्कुल सही है। लेकिन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस हीट कैन बी रिटन एज स्टेट फंक्शन या चेंज इंटरनल एनर्जी इसके बराबर है, तो हम इसको स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये लाइन असर्शन रीजन में पूछा जाता है। तो क्या हमें ये क्लियर है? तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये मेंशन कर लेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो, तो अगर मैं बात करूं एडियाबेटिक प्रोसेस का, तो इसको थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है और थोड़ा अच्छे से भी जरूरी है। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग 0 हो जाएगा। हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होगा? 0। अब अगर Q ही 0 है तो वर्क डन निकालने के लिए आपको नए नए फॉर्मूले सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप
कोई भी प्रोसेस हो एडियाबेटिक का, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, आप पहले स्टेप में वर्क डन यहीं से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे ही एडियाबेटिक आएगा पहले तो Q0 पुट कर देना। नाउ डेल्टा U विल बी इक्वल टू Q प्लस W। अब Q क्या है बेटा? 0, तो यहां से सीधा वर्क डन आप डेल्टा U के बराबर मतलब NCV डेल्टा T से ही वर्क डन कैलकुलेट हो सकता है। अनटिल अनलेस प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में दिया हो, आप प्रेशर वॉल्यूम के अलावा आप यहीं से इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस आए सबसे पहला स्टेप क्या करना है भाई? Q इक्वल टू 0, और जैसे Q 0 हो तो क्या निकाल सकते हो? वर्क डन निकाल सकते हो NCV डेल्टा T से। सेकेंड, अब मैं यहां पे कर्व जब बनाऊंगा तो थोड़ा सा इसमें हमें समझदारी दिखाना है। मतलब जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, अगर वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होते हैं। अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। क्या? जितने भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन होता है वो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो नहीं करता है। ऐसा नहीं प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे इनवर्स रिलेशन आसानी से देखने को मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा मैथमेटिकली फॉर्मूला डिफरेंट होता है। क्या होता है? हम सब ने थोड़ा बहुत सीखा है कि पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? पीवी टू दी पावर गामा। इसलिए जब आप पीवी कर्व बनाने को सोचते हो, पीवी कर्व बनाने को सोचते हो, तो इसका भी कर्व क्या आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आता है, क्योंकि यहाँ पे भी x इंटू वाई इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। हालांकि इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व जो है वो ज्यादा होता है किससे? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से। अब रिवीजन है तो प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं बता दूं एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स ऑफ पी बाई वी होता है, मतलब गामा टाइम्स ऑफ माइनस पी बाई वी, और आइसोथर्मल का स्लोप होता है माइनस पी बाई वी। तो गामा टाइम्स ज्यादा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब जो नीचे थोड़ा कर्व होगा जिसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होगा वो किसके लिए है? एडियाबेटिक। अगर दो कर्व में यहाँ पे ऐसे और ऐसे ड्रॉ करूं तो ये किसके लिए है? आइसोथर्मल के लिए, और ये किसके लिए है? एडियाबेटिक के लिए। दोनों ही ऑल दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि नीचे वाले का स्लोप थोड़ा ज्यादा है। सही बोल रहा हूं ना? और अगर पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो कर रहा है, जहां गामा हमें पता ही है सीपी अपॉन सीवी होता है, ऐसे ही प्रेशर वॉल्यूम के अलावा टेम्परेचर वॉल्यूम में भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, और वो क्या होता है? टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब आप जस्ट ऐसे नहीं लगा सकते कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको अप्लाई करना होगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V टू द पावर गामा, जहां गामा एक्चुअली आपको दिया होता है। मैं क्वेश्चन करके भी समझाता हूं। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के अलावा आप प्रेशर और टेम्परेचर में भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना चाहते हो तो क्या आ जाता है? P का पावर 1 माइनस गामा इंटू T का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैंने बताया था कि आप अगर सिर्फ ये याद करते हो तो ये दोनों ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाते हैं, आपको ऐसे रटने की जरूरत पड़ती नहीं है। कैसे? तो पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। अब हमें पता ही है कि 1 मोल के लिए पीवी इक्वल टू क्या हो सकता है? आरटी। अब मैं चाहूं कि प्रेशर को टेम्परेचर से रिप्लेस कर दूं तो आसानी से हो सकता है। कैसे? तो यहाँ जो प्रेशर दिख रहा है आपको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी दिख रहा है। अगर मैं वॉल्यूम डिवाइड कर दूं तो क्या दिखेगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी। तो आप यहाँ पे आसानी से जो पी है उसकी जगह लिख सकते हो टी बाई वी इंटू वी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब टी है और ये वी का पावर क्या है बेटा? -1। ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा? वी का पावर -1। ऑलरेडी वी का पावर क्या है? गामा, तो क्या हो जाएगा? वी का पावर गामा -1। तो आपके पास रिवीजन के तौर पे सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस का, जिसमें ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है? 0। सेकेंड पॉइंट क्या समझाया कि इसी स्टेप से आप वर्क डन निकाल लीजिए, बाद में वर्क डन तक जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बाकी मैं फॉर्मूला तो लिखूंगा ही। और तीसरा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। इसका ग्राफ भी कैसा आता है? जस्ट लाइक आइसोथर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होता है। अगेन अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें बेटा, देखिएगा, अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो रिवर्सिबल जो वर्क डन है, रिवर्सिबल वर्क डन वो होगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1, या इसी को लिख सकते हो P2 V2 क्या लिख सकते हैं? nRT2।
माइनस P1V1 को nRT1 और nR कॉमन ले लूं तो nR डेल्टा T अपॉन गामा -1 और ये यही है, दिखाऊं कैसे, NCV डेल्टा T कल ही लिखा है, CV की वैल्यू R अपॉन क्या होता है बेटा, गामा -1, कल ही लिखा था कि R CV की वैल्यू क्या लिखा था, R अपॉन गामा -1, यहां पुट करो जरा तो क्या जाएगा, nR डेल्टा T अपॉन गामा, इसलिए मैंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहीं से निकाल लो। और अगर रिवर्सिबल की जगह इरिवर्सिबल हो, इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी तरह बिल्कुल। तो इसको क्या होगा फॉर्मूला, क्या लगाएंगे इसका फॉर्मूला, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो वर्क डन आप यहीं से निकाल लो, ये बिल्कुल सेम रिजेंबल करता है इसके क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो थोड़ा स्पेशल पॉइंट है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम, एंड ड्यूरिंग एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझने के लिए सिंपल कुछ है नहीं, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है भाई, Q प्लस W, राइट, Q तो क्या है 0, तो डेल्टा U बराबर क्या है भाई, वर्क डन। अब अगर आप एक्सपेंशन करा रहे हो तो सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम को बिना किस हीट दिए अगर वर्क डन कराओगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। और अगर आपने कॉम्प्रेशन कराया तो कॉम्प्रेशन याद करो, माइनस पी डेल्टा वी की जगह क्या हो जाएगा, प्लस पी डेल्टा वी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे एडियाबैटिक प्रोसेस का, और है सबसे आसान, लेकिन कभी कभी समस्या होता है। क्या समझाया, हीट दे नहीं रहे हो और इससे काम करा ले रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो अंदर इंटरनल एनर्जी होगा क्या हो जाएगा, कम, इंटरनल एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम। समझे क्या, तो ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस खत्म। अब इसके ऊपर अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आए, मान लो मैं एडियाबैटिक की ही बात कर रहा हूं, खासकर जो आसान से क्वेश्चन होते हैं वो तो कर ही लोगे। जैसे मान लो मैंने दिया, इफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस या 2 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, if 2 mole of a monoatomic gas is expanded adiabatically by heating from 300 Kelvin to 800 Kelvin, calculate the work done। तो सिंपल है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वर्क डन क्या कर देना है बेटा, सॉरी हीट क्या कर देना है, 0, और हीट अगर 0 करोगे तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा, Q प्लस W, वर्क के बराबर हो जाएगा। तो यहां सीधा सीधा वर्क किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बोले तो NCV डेल्टा T। N कितना है बेटा, 2, मोल कितने हैं 2, CV का फॉर्मूला मोनोटॉमिक गैस के लिए 3R/2 इंटू डेल्टा टी कितना है 500 केल्विन, 800 माइनस 300, ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, 3 इंटू आर कितना रख सकते हैं 25/3 इंटू 500, इज इट क्लियर। और अगर 25/3 रखा तो किसमें आएगा, जूल्स में, 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया 125 जूल, सिंपल। अब इसका अगर जो एक एक्सटेंडेड वर्जन का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको वर्क डन दिया हो और वर्क डन के थ्रू आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर कितना आएगा, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर इफ वर्क डन ऑफ द एडियाबैटिक सिस्टम इज दिस। कैसे, तो देखो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, आप देखिएगा। जो जो पॉइंट्स मैं यहां पे आज बोल रहा हूं उन पॉइंट्स का बस ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं, है ना। ऐसा नहीं कुछ ऐसा वर्क डन आ जाए कि आपको बहुत समय लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मूला पता है तो ये सब इजी है। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में खासकर हमें किसका ध्यान रखना होता है, फॉर्मूला शीट का। और जहां पे
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, सर्च रीजन बन सकते हैं, वो मैं बोल ही रहा हूँ साथ के साथ कि ये ध्यान जरूर रखना है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने स्लोप समझा दिया, इक्वेशन समझा दिया, अगर ये क्लियरिटी है कि रिवर्सिबल पे क्या लगाना है, इरिवर्सिबल पे क्या लगाना है, तब तो ठीक है। बाकी से 100 के आए हो तो अलग बात है कि रे जो मन करे वही अप्लाई कर देना है, तो अलग हो सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन है सिंपल सा, एक हालांकि काफी फेमस क्वेश्चन है कि इफ 2 मोल of a monoatomic gas is heated adiabatically from 300 Kelvin to a final temperature of 300 Kelvin to a final temperature of T. If expansion work done is 2 kilojoule, then what will be the final temperature T? ये क्वेश्चन है। देखो तो अपने को वर्क डन ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? -2 किलो जूल। कल समझाया भी था, यही यूज आता है कि स्टेटमेंट में दिया है तो -2 किलो जूल मतलब -2000 जूल है, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क डन है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, दिया है। क्वेश्चन का तरीका ही पता होना चाहिए और कुछ नहीं इसमें। अब एडियाबेटिक है तो क्यू क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? Q प्लस डब्ल्यू। क्यू तो हो गया 0, तो डेल्टा यू NCV T2 minus T1 will be equal to the work done, that is -2000। बट ध्यान रहे, अगर मैं यहां 2000 जूल रख रहा हूं, ये तुम्हें घुमा सकते हैं, घुमाने का तो एक ही पॉइंट है। तो आर की वैल्यू क्या रखना है? 25/3। अगर यहां पे कैलोरीज दिया होता तो आर की वैल्यू क्या रखना है? 2। ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि बस हम 25/3 कुछ भी हो। तो ये n कितना आ गया? 2। CV कितना है बेटा? 3R/2। तो R लिख दिया 25/3 और ये हो गया 2। Is it clear? T2 is, we have to find out, T1 is 300 Kelvin is equal to -2000, 2 cancel, 3 cancel, T minus 3000 is equal to -2000/50, sorry 25, 300। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें क्या दिक्कत है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा बेटा? -80, और -80 बचा तो यहां पे आ गया T। तो बताओ T कितना आ गया? 220 Kelvin। This proves that in adiabatic expansion temperature decreases। पहले कितना था? 300, अभी कितना हुआ? 220। तो कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े कि 4 ऑप्शन हो और एक ही में टेम्परेचर कम हो, तो ऐसा नहीं कि बैठ के मजदूरी कर रहा है, वहां पे सीधे भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है समाप्त। छोटा सा हिंट देता हूं साइक्लिक प्रोसेस के लिए, वैसे तो वो फिजिक्स में आ ही जाता है, लेकिन अपने में प्रॉब्लम किसका है? साइन कन्वेंशन का। किसका प्रॉब्लम है? साइन कन्वेंशन का। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस, तो ऐसा प्रोसेस जो इनिशियल और फाइनल स्टेट जिसका क्या रहे? सेम रहे, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। जहां स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हुआ। लाइक मान लो मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस लिया, PV कर्व लिया, दिस इज स्टेट नंबर A, दिस इज B, दिस इज समथिंग C एंड दिस इज D। ये D है। यहाँ प्रेशर है 2P, यहाँ प्रेशर है P, यहाँ प्रेशर है V, और यहाँ वॉल्यूम है V, और यहाँ वॉल्यूम है 2V। ये सिंपल आपको दिया गया है। किसी भी तरीके से एरो बनाया जा सकता है, वैसे भी साइक्लिक है, जहां शुरू होगा वहीं खत्म होगा। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करना हो तो PV की जगह TV दे देंगे। फ्रॉम T एंड V यू हैव टू कैलकुलेट P, PV इक्वल टू nRT से, वो फिजिक्स में होता है, अपने में सिंपलिस्टिक वे में चलता है। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे दे, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा सर्कल है, यहाँ पे प्रेशर है पास्कल में, वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, ये जो दे रखा है
20, ये दे रखा है 10। जज मत करना कैसा सर्कल क्यों नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है देखो। अभी मान लेते हैं ये है 5 मीटर क्यूब एंड दिस वन इज 10 मीटर क्यूब। ऐसे 2 क्वेश्चन है और यही 2 क्वेश्चन काफी फेमस है। आपको इसमें निकालना है वर्क डन। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, तुम बताओ साइक्लिक प्रोसेस है, जहां शुरू हुआ वहीं पे क्या हो गया, खत्म। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। इनफैक्ट जितने भी स्टेट फंक्शन है सब 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन किस पर डिपेंड करता है भाई, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, और इन दोनों का क्या है, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, तो क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। तो फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो बस एक ही चीज समझना है, साइन कन्वेंशन। क्या समझना है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या समझ में आया, बस ध्यान रखना है कि अगर क्लॉकवाइज वर्क डन है, कैसा है, क्लॉकवाइज वर्क डन, तो नेगेटिव लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन है तो पॉजिटिव लेना है। ध्यान में रखते हुए कि क्लॉकवाइज अगर होगा तो एक्सपेंशन से शुरुआत होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो बोल सकते हैं काइंड ऑफ उसको पॉजिटिव लेना है। तो बताओ क्या हमें इसका वर्क डन निकालना आता है। एक तो वर्क डन है कि हर एक पाथ का निकालो, क्योंकि एक तो पाथ फंक्शन है, नहीं तो सीधा हमें पता है कि वर्क डन कैन बी एरिया अंडर कर्व, क्योंकि वर्क डन होता क्या है, पी डीवी, इंटीग्रल पी डीवी, और किसी भी वाई एक्स का कर्व का जो एरिया निकालते हैं वो क्या होता है, इंटीग्रल वाई डी एक्स। समझ रहे हो, कुछ मुश्किल नहीं बोल रहा हूं। अगर y वर्सेस x का कर्व है, कोई भी कर्व है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या निकालते हैं, इंटीग्रल y dx। तो अगर मैं यहाँ p और v लिख दूं तो क्या हो जाएगा भाई, p dv, और p dv का इंटीग्रेशन क्या आता है, वर्क डन। मतलब एरिया अंडर pv कर्व भी हम क्या ले सकते हैं, वर्क डन, या एरिया अंडर pv कर्व लेना है। तो बताओ यहाँ पूरा एरिया कितना है, तो एक काइंड ऑफ रेक्टेंगल की तरह समझ सकते हो, ये एरिया हमें लेना है। तो ये है P और ये है V, तो क्या हो जाएगा PV, तो वर्क डन का कितना आ गया, माइनस PV। अरे बोलो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है क्लॉकवाइज, इधर कुछ बोला ही नहीं है, तो ना मैं माइनस लगाऊंगा ना मैं प्लस लगाऊंगा, ऐसे लिख दूंगा। क्या होगा इसका एरिया, तो काइंड ऑफ सर्कल है, तो सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां में पाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्या लिखना पड़ेगा, R1 R2, क्योंकि दोनों तरफ रेडियस सेम है, जरूरी नहीं है। तो जैसे रेडियस बता दो, रेडियस कितना है 5, ऐसे रेडियस बता दो 2.5, तो हो जाएगा पाई इंटू 5 इंटू 2.5, तो कितना आ जाएगा 12.5 पाई जूल। क्यों लिख दिया जूल, अरे पास्कल और मीटर क्यूब है, अगर एटीएम लीटर होता तो एटीएम लीटर लिखते, 101 मल्टीप्लाई करते जूल में आता, यहाँ पे सीधा सीधा पास्कल इंटू मीटर क्यूब क्या हो जाएगा जूल। तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है खत्म।